नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। इस वक्त आप गूंज देख रहे हैं। आज दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 47 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन का वक्त अब हो गया है खत्म। उत्तर प्रदेश सहित देश भर के उपचुनाव वाली 47 विधानसभा सीट और वायनाड लोकसभा सीट पर नामांकन का वक्त हो गया खत्म। पहला पड़ाव आज की तारीख में वहां एक पॉज लग गया है, क्योंकि यहां से अब असल लड़ाई शुरू होगी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी हो या महायुति, दोनों किसी जल्दबाजी के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिन सीटों पर दोनों गठबंधनों में पेंच फंसा हुआ है, वहां धीरे धीरे बिल्कुल कछुए की रफ्तार से विवादों को सुलझाने की कोशिश हो रही है और ये दोनों तरफ देखा जा रहा है। महाविकास आघाड़ी में करीब दर्जन भर यानी 12 सीटें ऐसी हैं और महायुति में 30 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर अभी पेंच फंसा हुआ है, यानी वो जो सिलवट है वो सपाट नहीं हुई है। समर्थकों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई यहां से लड़ेगा कौन, यहां से किसके सपोर्ट में जाना है, इसके साथ खड़े रहे कि उसके साथ खड़े रहे। एक ही पार्टी में बहुत सारे दावेदार हैं, एक ही गठबंधन में कई सारे दावेदार हैं, बकायदा सीटों के नाम सामने आ भी चुके हैं कुछ तो। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, वहां तस्वीर ऐसी साफ हुई कि कांग्रेस ही साफ हो गई। 8 सीटों में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में मुकाबला होगा। बीएसपी तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रही है। एक सीट मीरापुर की समाजवादी पार्टी का जो सामना है वहां जयंत चौधरी की पार्टी से होना है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद 2 अहम राज्यों के बाद जो ये तीसरा पड़ाव है, यहां पर कौन बाजी मारेगा, किसकी हवा चल रही है, किसकी सुनामी दिख रही है, इस पर करेंगे बहस। शुरू करते हैं, लेकिन पहले इस समझ के लिए कि वहां हो क्या रहा है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में। आप ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए, खास मेहमानों से आपका परिचय और फिर होगी तथ्यों की गूंज। सामने वाले लोगों का कैंडिडेट तय नहीं है, कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, इसमें ही उनकी जीत पक्की है। 5 बार जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, 6वीं बार भी वो आशीर्वाद मुझे मिलेगा। बीजेपी के चेहरे पर विनाश दिखाई देता है और इनके हाथ देखोगे तो विनाशकारी रेखाएं इनके हाथ में। ये विकास नहीं कर सकते, ये विनाश कर सकते हैं। कांग्रेस बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ कभी खत्म नहीं होता, बरगद का पेड़ हमेशा बढ़ता चला जाता है। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए कि कौन है भारी किस पर, आज गूंज में शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी। यहां स्टूडियो में मौजूद है। स्वागत है प्रदीप आपका। आनंद दुबे जी आपको नजर आ रहे हैं, यूबीटी शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आनंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको यहाँ स्टूडियो में, राजनीतिक विश्लेषक का, और ये मत भूलिए कि भाई जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुशीबेन शाह प्रवक्ता है शिवसेना से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शिंदे गुट की। और धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ स्टूडियो में आपको नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आनंद जी, मतलब आनंद में रहें कि अटपटे अंदाज में गुमानंद में रहें कि चल क्या रहा है, कौन किसको कितनी सीटें देगा, कौन किसका जो प्रत्याशी है कहां से खड़ा होगा, अभी भी वक्त है। रूबिका जी नमस्ते। नमस्ते जी। जब तक आखिरी तारीख नहीं आ जाती तब तक वक्त होता है, और जिन पार्टियों को सत्ता में आना है, जिन पार्टियों के फेवर में हवा चल रही है, उन पार्टियों को तो बहुत सूझबूझ कर कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। अभी हाल में ही हरियाणा में सब कुछ होते हुए भी कुछ सीटों से कांग्रेस हारी थी, तो हम नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में ऐसी कोई पुनरावृत्ति हो। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व की एक स्वस्थ सरकार आने वाली, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। और समय वहीं लगता है ना, जिस वृक्ष में फल होते हैं वहीं भीड़ होती है, वहीं लोग माथापच्ची करते हैं, वहीं मनमुटाव भी होते हैं। अगर कोई पेड़ है सूखा है, बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लग गया थी दूर। तो कम से कम यहाँ वो मामला तो नहीं है, यहाँ तो खुशहाली का मामला है। समय जरूर लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। मैं सवाल पूछ लेती हूँ भाई, आपको खजूर का पेड़ भी बता दिया है, आपको हारा हुआ खिलाड़ी भी बता दिया है, और ये भी कि आपके यहाँ तो मक्खी भी नहीं भिन भिन आ रही हैं, उनके वहाँ पर तो 10-10 कैंडिडेट एक सीट पर लड़ने के लिए तैयार है।
देखिए, मैं आनंद दुबे जी का फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए है क्योंकि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद उनके अलायंस ने उद्धव ठाकरे जी को ऑफिशियल चीफ मिनिस्टर पद का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया। वो फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए हैं कि जब वो हमारे साथ अलायंस में थे तो 100 से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ते थे। आज कांग्रेस पार्टी और शरद पवार जी के साथ वो 100 से कम सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए हैं क्योंकि उनके कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले के साथ में संजय राउत की बन नहीं रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिला पाए। वो फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए हैं क्योंकि नाना पटोले का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नाना पटोले ये कह रहे हैं कि अगर महाविकास अघाड़ी, जिसको हम महाविनाश अघाड़ी कहते हैं, उसकी सरकार आ जाएगी तो दलितों का रिजर्वेशन जो है वो खत्म हो सकता है। इस पे आनंद दुबे जी को पता है चुनाव इनके हाथ से चला गया है। ये फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए है क्योंकि शरद पवार जी की तो सीटें बढ़ गई इस अलायंस के अंदर, परंतु आनंद दुबे जी की पार्टी की सीटें नहीं बढ़ी है। तो ये इनमें आपसी इतनी खींचतान है रूबिका जी। पर एक बात तो तय है, भले महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, कांग्रेस पार्टी को इनमें से कोई भी अलायंस पार्टनर सीरियसली नहीं ले रहा सिवाय उद्धव ठाकरे जी के। समाजवादी पार्टी ने तो कांग्रेस पार्टी को बता दिया कि उनकी क्या राजनीतिक हैसियत है उत्तर प्रदेश के अंदर। 10-9 सीट में से समाजवादी पार्टी ने बता दिया कि वो कांग्रेस पार्टी के चुनाव के चिन्ह को हार की गारंटी समझती है। और सच्चाई भी यही है, जब प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ी थी 2% वोट शेयर आया था कांग्रेस पार्टी का, 97 सीट्स पे डिपॉजिट जब्त हुए थे। जब राहुल गांधी के उसमें लड़े थे 6% वोट शेयर आया था और सिर्फ सिंगल डिजिट सीट। इसका जवाब तो धर्मेंद्र यादव देंगे, लेकिन सवाल का जो पहला वाला पार्ट था आनंद दुबे जी 30 सेकंड में उसका जवाब दे दीजिए। ये बात तो सही है ना आनंद जी, आप लोगों ने कहा था यार हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप लोगों ने कहा था कि हम इतने लालची पार्टी के साथ नहीं रह सकते हैं जो वादा तोड़े। हमें याद है वो पिछले चुनाव। आज की तारीख में कहां गई वो सेल्फ रिस्पेक्ट, कहां गए वो सारे उसूल जिसका जिक्र आप किया करते थे? 85 सीट। रूबिका जी, प्रदीप भंडारी जी को कहना चाहूंगा कि हमारा चेहरा देख के अगर आपको लग रहा है कि हम बेचैन हैं, बौखलाए हैं, अरे तब तो आपके दर्शक देख रहे हैं कि हम तो मुस्कुराता चेहरा लेकर हमेशा आते हैं। हम तो अटल जी को मानने वाले लोग हैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। हम तो ये कह रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले ही नाना पटोले जी और संजय राउत साहब ने यशवंतराव चौहान सभागृह के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तो हम पर दादा ताक झाक मत कीजिए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ये कौन सा गम है आनंद जी जिसे छुपा रहे हो? हम हमेशा मुस्कुराते हैं रूबिका जी, आज थोड़ी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं आनंद जी, वो मैं समझ गई कि आप मुस्कुरा रहे हैं, पर आप ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि एक पार्टी जो 100 परे लड़ा करती थी आज 85 सीटों पर लड़ने के लिए राजी हुई है? क्यों सर? बताता हूं, वन रीजन बताता हूं। आप क्यों राजी हो गए 85 सीटों पर लड़ने के लिए? बताता हूं। जब इनके साथ जो शिवसेना है उसको कितनी सीटें मिल रही, वो भी तो 125 पे लड़ा करती थी। अगर 125 लड़ा करती थी और वो 80 पे आ गई है तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। 3 पार्टियों के गठबंधन में 288 में से अगर सभी को समान अधिकार दिया जा रहा है तो लोग हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। बताइए, हमने तो सबका साथ और सबका सम्मान की परिभाषा सामने उजागर की। सुशीबेन यहाँ पर है ना, शिंदे गुट की प्रवक्ता। बताइए सुशीबेन, आप भी तो 126 पे लड़ा करती थी ना, आज 80 में काहे मान गई? नहीं, 126 पर हम लड़ा करती थी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट एक ही बताऊं मैं आपको, हमारे 3 कद्दावर नेता है। हर कोई चाहता है कि हमारी सीट, हमारे पक्ष की सीट ज्यादा आए, सिंबल ज्यादा महाराष्ट्र में फिरे। हमारे सीएम है तो इसी सीएम की भी शिवसेना, हमारे शिवसेना के सीएम है और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा सीट मिले। लेकिन प्रॉब्लम यूबीटी में, अघाड़ी में क्या है कि उनको कैंडिडेट, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। अभी तक 85 सीट उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, लेकिन आप बताएं अब तक वो ये नहीं कह पाए कि कौन उम्मीदवार रहेगा। आप अपने पक्ष की बातें कर रहे हैं। एक कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट है, आप कह रही हैं इनको कैंडिडेट मिल नहीं रहा है। दूसरी तरफ यहाँ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, महज सिर्फ एक ही गठबंधन की बात नहीं है ना, पेच तो दोनों गठबंधन में फंसे हुए ना, इसीलिए कह रहे हैं मंडे तक चीजें फाइनल होंगी। नहीं, बिल्कुल रूबिका जी, और जो आप कह रही थी ना वो पूरा यूं है कि आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो। तो पार्टियों का कुछ यही हाल है वहाँ, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। पहले तो मैं ये कहता हूँ, ये दोनों जो गठजोड़ हैं ये सहज स्वाभाविक गठजोड़ नहीं। दोनों में 2-2 पार्टियां ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ कितना चल पाएंगी, कैसे चल पाएंगी, वो थोड़ा कठिन है, लेकिन मजबूरी सब कराती है। और दूसरा उसका पहलू ये है कि यहाँ एक मजबूत वाला खंभा है। अमित शाह कल 4 घंटे बैठ गए, एकनाथ शिंदे उनको भी नेता मान लेते हैं, देवेंद्र फडणवीस की पार्टी की तो हैं ही, अजीत पवार भी मान लेते हैं।
उधर जरा सोचिए कि वहां कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं। और मुझे लगता है कि इतने समय सरकार चलाने के बाद, इतने समय विपक्ष में रहकर लड़ने के बाद, कम से कम महाविकास अघाड़ी को इस मसले पर थोड़ा ठीक करना चाहिए। आप सोचिए जरा कि यहां स्थिति है कि अगर सीट का बंटवारा नहीं हो पा रहा है तो अमित शाह के साथ बैठे, कहे अच्छा ठीक है भाई, भाजपा के ये नेता ये एनसीपी ज्वाइन कर लेंगे, चलो ठीक है, ये वहां से लड़ जाएंगे, तो सीट एनसीपी की प्रत्याशी भाजपा का काम हो गया। नवाब मलिक को नहीं देना है, चलो अच्छा ठीक है भाई, अणुशक्ति नगर से उनकी बेटी को टिकट दे दो। कहीं और कोई मुश्किल है उसको सुलझा लिया। लेकिन दूसरी तरफ इतनी मुश्किलें हैं कि 85-85-85 यानी हम एक बराबर खड़े हैं। और देखिए उंगलियां भी रूबिका जी अगर एक बराबर हो जाए ना तो सही से चलती नहीं, ग्रिप नहीं आ पाती, ये ग्रिप नहीं आ पाती है। तो मुझे लगता है कि महाविकास अघाड़ी और महायुति का अंतर समझना है, तो ये जो ग्रिप है वो नहीं आ पा रही है, और ग्रिप नहीं होगी तो नतीजा क्या होगा ये सब जानते हैं। ऐसा है कि आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने एक सलाह दी थी। हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया मानने वाले दल हैं। अगर हम 85 लड़ रहे हैं तो जो अभी 15 सीटें बची हैं वो भी तो किसी न किसी के हिस्से में आएंगी कि वो कहां उड़ के जाएंगी। उसके बाद भी 18 सीटें हमने अपने मित्र पक्षों के लिए भी रखी हैं। यही तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ गुलाम नहीं पसंद किए जाते, हमारे यहाँ तानाशाही और अहंकारियों को जगह नहीं होती है। इसीलिए तो हमने 85 का एक फार्मूला रखा था। उसके बाद जो बचेंगी उसमें से 19-20 कर लिया जाएगा। देखिए आनंद जी, एक सच्ची बात क्या गलत कर रहे हैं? इतनी बार बोला था कि उद्धव ठाकरे जी को आप चाह रहे थे कि इंडोर्स, आप दुखी तो है ना कि उद्धव ठाकरे जी को इंडोर्स नहीं किया? मानिए अरे कमाल करते हो, अभी पिक्चर बाकी है। प्रदीप भंडारी की अभी पिक्चर बाकी है, कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी तो शुरू हुई है। मैं समझ सकता हूं, अभी तो सारे पत्ते हम खोलेंगे, रूबिका जी, अभी तो सारे पत्ते हम खोलेंगे। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा अच्छा, आप दोनों मुझे एक बात बताओ, आप दोनों एक एक बात बता लड़ाई लड़ रहे हैं। आनंद जी 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, एंड देन ये सेम सवाल मैं रिपीट नहीं करूंगी। प्रदीप भंडारी, आप दोनों में से जो भी महाराष्ट्र का चुनाव जीतता है, चेहरा कौन, हु विल बी द चीफ मिनिस्टर, कौन होगा मुख्यमंत्री? आनंद दुबे जी। आनंद दुबे शिवसेना के प्रवक्ता हैं। आनंद दुबे की इच्छा है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जी मुख्यमंत्री का चेहरा हो। बात खत्म हो गई। नहीं, पर इच्छा तो मेरी भी हो सकती है कि मुझे बहुत पसंद है प्रवक्ता आनंद दुबे। आपने भी हमसे इच्छा पूछी ना, आपने निर्णय नहीं सुनाया, आपने इच्छा पूछी। नहीं, इच्छा नहीं पूछी मैंने ये नहीं कहा कि निर्णय बता दीजिए। मैं क्या करूं इच्छा पूछ के? मैं कोई जिनी थोड़ी हूँ कि आपकी इच्छा पूछूंगी आनंद जी। मैं वही कह रहा हूँ कि कौन होगा, हो गया कौन होगा ये समय पे बताएंगे, हमारी रणनीति का हिस्सा है। हमने अभी छुपाया हुआ, बताएंगे आपको। छुपाया हुआ है, ठीक है, उनसे पूछिए। ठीक है, अब आप बता दीजिए। उनसे पूछिए। मैं बता देता हूँ। इसका देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली स्पष्ट कर दिया है कि हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे जी। रुचि बहन, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। महायुति के चेहरे एकनाथ शिंदे होंगे। क्लियर हो गया भाई, जो इनकम्बेंट वही तो चेहरा रहेगा। सच्चाई बोलना चाहिए। बातें कर रहे हैं आप, ये तो कॉमन सेंस है। नहीं, रूबिका जी को जवाब मिल गया। महायुति का 2024 में 23 नवंबर के बाद एकनाथ शिंदे चेहरा होंगे। बात स्पष्ट हो गई। देवेंद्र जी को बोलिए कि डिप्टी सीएम में काम चला ले। ओके, सुशी बहन, हमारे सीएम, आपको बता दूं मैं, आनंद दुबे जी भी मानेंगे कि ही इज द मोस्ट पॉपुलर फेस इन महाराष्ट्र। 35% उनको पसंदगी मिली है। उनका बिरुद है कॉमन मैन सीएम, राइट? आप सब जानते हैं, और उनकी ही लीडरशिप में आज हम चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश में आता हूँ। नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पहले अभी महाराष्ट्र में रुकिए ना। 12 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, पहले रुक जाइए। आप, मुझे समझ में आ गया कि इन लोगों के मसले जो हैं ठीक नहीं है, आप जैसा आप समझा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, 12 सीट पर क्यों आप लड़ने आ गए? आप कांग्रेस के पीछे क्यों पड़े हुए हैं भैया? है, वहाँ एमपी में भी इनके पीछे चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश में तो आपने बेचारों को कुछ ना दिया और बड़ा सा लेख अलग लिख लिया, हम साथ मिलके लड़ेंगे। पंजे का पता नहीं है, पंजे का कोई कैंडिडेट नहीं है, और अब आप महाराष्ट्र में भी घुस गए। सच बताइए, बदला ले रहे हैं आप किसी चीज का उनसे? रूबिका जी, कांग्रेस से समाजवाद सच पे ही चलता है, इसलिए समाजवादी हमें तो सच ही बोलते हैं, तो हम हर बार ही सच बोलते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोगों को धोखा दिया है उसका बीजेपी की बात कर रहे अब सुन हैं लीजिए। आप, पहले कांग्रेस का बताइए ना मुझे। बता रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए कि अरे इंडिया आप बीजेपी के लिए मैं आपको अलग से 40 सेकंड दे दूंगी, आप निबंध पढ़ लीजिएगा कि बीजेपी ये है वो है ऐसी है वैसी है, और हम लोग सब शांति से सुन लेंगे। पहले मुझे बताइए आपने कांग्रेस के साथ क्या खेल कर दिया? उत्तर प्रदेश में जो भी सीटों का डिक्लेरेशन हुआ, हाँ, हुआ। वो इंडिया गठबंधन के साथ विचार विमर्श के साथ प्रदीप जी स्क्रीन साझा विमर्श के साथ हुआ, और उसमें इंडिया गठबंधन के जितने अलाई हैं उसमें सबकी सहमति है। आप कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से लेकर के बॉटम तक देख लीजिए, सब इस बात पे सहमत हैं कि उपचुनाव में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा, पर ये और कैसे? हर एक पार्टी का ये कैसे हुआ? टॉप लीडरशिप से लेकर के बॉटम तक का कार्यकर्ता उसमें मदद करेगा। इस चीज को हाँ भाई 3 सीट कांग्रेस पार्टी चाह रही थी, पहले 5 सीट चाह रही थी, फिर 3 सीट चाह रही थी। फिर जब अजय राय से पूछा गया कि क्या भाई अलायंस होगा, तो बोलते मुझे पता ही नहीं है। तो कैसी बात करते हैं धर्मेंद्र जी? एक हफ्ते पहले तक कांग्रेस पार्टी 5 सीट मीडिया में मांग रही थी और आप कह रहे साथ में अलायंस हो गया। भंडारी आपने वो साहब ट्वीट बिना कांग्रेस पार्टी के शेयर करे किया, इसलिए 24 घंटे लग गए कांग्रेस पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। अगर आप साथ में करते तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आपने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नहीं। अरे सुनिए तो बताइए नहीं, आपने मुझे बताइए नहीं। धर्मेंद्र जी आप इतने बड़े नेता हैं, सुनिए ना, आप मुझे बता दीजिए, आप इतने बड़े नेता हैं, आप संजय निषाद 4 सीट पे दावा कर रहे थे, ये बता दीजिए। ओम प्रकाश राजभर 4 सीट पे दावा कर रहे थे, 9 सीटों पे चुनाव है, तो आप 1 सीट पे चुनाव लड़ेंगे? आप 1 सीट पे चुनाव लड़ेंगे? बताइए, आप 1 सीट पे चुनाव लड़ेंगे? सुनो धर्मेंद्र जी, बताइए ना मुझे। अरे मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ धर्मेंद्र जी, मैं बता रहा हूँ धर्मेंद्र जी, अपडेट कर रहा हूँ, सुनिए ना। संजय अरे अपडेट कर रहा हूँ आज के संजय निषाद के बयान पे अपडेट कर रहा हूँ। सीट का दावा किया था, धर्मेंद्र जी, कौन सी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दीजिए। आपके किस प्रोफेसर साहब 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। हाँ, मैं दे रही हूँ। किस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निषाद आए थे बता दीजिए। ओके। ओम प्रकाश राजभर किस में आए थे वो बता दीजिए। और प्रिया पटेल किस में आई थी वो बता दीजिए। 8 सीटों का दावा किया था, कितनी सीट ओके मैं इनको अपडेट कर देता हूँ। आपने अखबार आज का नहीं पढ़ा? संजय निषाद ने बोला आज का अखबार लेके आ गए। अरे सुनो तो सही, कल का थोड़ी लेके आऊंगा मैं। अरे अब देखो आप 20 सेकंड प्रोफेसर देखो धर्मेंद्र जी, आप क्यों इतना बौखला रहे हो? 40 सेकंड आपने सुना, बौखला तो आप सुनने तो दो। नहीं प्रोफेसर साहब आपने कहा अनइंटरप्टेड आपको 20 सेकंड चाहिए, मैंने आपको दे दिया, आपने सवाल पूछ लिया, अब इसका जवाब। धर्मेंद्र जी मुझे पता है आपने कांग्रेस पार्टी से रिवेंज लिया है। संजय निषाद जी बहुत खुश है, जाके आप उनसे मिलिए, मैं आपको मिलवाता हूँ संजय निषाद के साथ। आपकी संजय निषाद के साथ फोटो भी लाएगी, वो खुश है बहुत, वो कह रहे हैं कि भाई मैं बहुत खुश हुआ। सुनिए मैं बताता हूँ क्यों हुआ रूबिका जी। कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से अखिलेश यादव को, याद है कमलनाथ जी ने क्या बोला था, अखिलेश कौन है, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने क्या बोला था, अखिलेश यादव का कोई हरियाणा के अंदर जनाधार नहीं है। तो मुझे पता है कि इनने बदला लिया है। ये तो 12 सीट की बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी और अलायंस ने तो 85 डिक्लेयर की। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को कोई सीट नहीं दी, इसीलिए जाके इंडिविजुअली डिक्लेयर करे। तो इनकी लड़ाई कांग्रेस से, और इन्होंने आज मैं समाजवादी पार्टी को धन्यवाद करता हूं, उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का उत्तर प्रदेश में कद बता दिया। 2% वोट शेयर प्रियंका वाड्रा का आया, इसीलिए उन्होंने उसको सीट नहीं दी। धन्यवाद 97% धन्यवाद ज्ञापन दिया जा रहा है प्रदीप बिल्कुल, भंडारी की क्योंकि तरफ आज बता दिया समाजवादी पार्टी ने कि वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को सीरियसली प्रकाश राजभर जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या क्या नहीं कहा था, पहले उसके बारे में सोच लीजिए। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, दूसरी बात जो आप धन्यवाद दे रहे हैं, ये पीडीएफ परिवार की ताकत है। एक दिन आप हमें प्रधानमंत्री बनवाकर भी धन्यवाद देंगे, क्योंकि देश को इसकी जरूरत है। आप ये महसूस कर रहे हैं जब देश की जनता ने आपको 2024 में अयोध्या से हरवा करके संदेश दिया, आप देश की सकारात्मक राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। धर्मेंद्र जी आपके सपने वैसे ही हो गए जैसे राहुल गांधी 50 बार रीलॉन्च होने के लिए धन्यवाद। सपने में तो नहीं दे रहे थे बात सुनिए, आप तो जीते जागते जनरली बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्यों आप धन्यवाद दे रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो तो सही क्यों दे रहा हूँ, धन्यवाद भी नहीं ले रहे आप मेरा, क्योंकि आपने बता दिया कि राहुल गांधी की इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा हुई उत्तर प्रदेश में, तब भी कांग्रेस पार्टी का सिंबल हार की गारंटी है। आपने बता दिया कि कांग्रेस पार्टी कह रही थी प्रियंका वाड्रा इतनी बड़ी नेता उत्तर प्रदेश की, परंतु प्रियंका वाड्रा को आप कैंपेन नहीं चाहते, एक सीट नहीं थी। आपने बता दिया कि आपने प्रियंका वाड्रा के साथ आपने 2022 में अलायंस किया था, क्या कह रहे मुझे बता दीजिए। तो आप कह रहे हैं कि प्रियंका आज आपने जनरली आपसे पूछ रहा हूं, देखिए पटेल क्या करे वो बता दीजिए। अच्छा तो मेरी बात सुनिए, हम संजय निषाद जी का बहुत समर्थन करते हैं। आपने एक और चैनल पे कबूल लिया, बहुत अच्छी बात। नहीं रूबिका जी इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। रूबिका जी 10 सेकंड इन्होंने, हम संजय निषाद जी हमारे बहुत अच्छे रिस्पेक्टेड अलायंस पार्टनर है, राजभर जी है, पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को एक रीजनल पार्टी की तरीके से ट्रीट करते हैं। मुझे लगा था कांग्रेस पार्टी को नेशनल पार्टी की तरीके से ट्रीट करते हैं। एब्सोल्युटली मेरा यही सवाल है, मैं उसी मसले पर आ रही थी। हर्षवर्धन जी, मैं सारी बातें मेरे समझ में आ रही है कि भाई राजनीतिक अपने अपने ऑब्लिगेशंस होती हैं, पर मैं प्रभु ये नहीं समझ पा रही हूँ कि एक बड़ी सी पार्टी को आप ऐसे कैसे कन्विंस कर ले। मतलब मैं मान लीजिए ये बिल्कुल ऐसा है कि हर्षवर्धन जी आप बहुत बड़े पत्रकार हैं,
मैं सच में चाहती हूँ कि 5 बजे के शो में आप आए, लेकिन आप आइएगा मत। मैं आपका ऐसे झूठा मूठा नाम ले लूंगी, आप विश्लेषण कीजिएगा मत, लेकिन आप वहां पर रहेंगे और आप मान जाएंगे। कैसे हो सकता है ये? देखिए, वैसे तो ये अक्सर बच्चों के साथ होता है या कोई बहुत ताकतवर होता है। एक हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जबरा मारे और रोए न दे। कांग्रेस का हाल कुछ ऐसा हो गया है। समाजवादी पार्टी ने उनको उस स्थिति में पहुंचा दिया है। और थोड़ा सा दूसरी तरह से कहें तो मैं इसको यूं भी मान लेता हूं, भाई राहुल गांधी को अपनी इज्जत बचाने का अधिकार है या नहीं है, या वो भी हम लोग छीन लेंगे। हरियाणा के बाद राहुल गांधी की लीडरशिप पर ढेर सारे सवाल थे। हाँ। अभी स्थिति ये बन रही थी कि भाई वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, जमानत बचेगी कि नहीं बचेगी। तो अच्छा हुआ ना, अखिलेश जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम ही लड़ते हैं, तुम्हारी जो बेइज्जती है वो भी बच जाएगी और हमारा गठबंधन भी बढ़िया चलेगा। तो ये तो अच्छा है ना, इसमें कहाँ बुराई है। पर सर, घमंड बड़ी चीज है। हाँ, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आनंद जी भी इस बात को समझेंगे और प्रोफेसर यादव भी इस बात को समझेंगे। और आनंद जी तो इसलिए क्योंकि बेबाकी से और सच्चाई से, ईमानदारी से वो बातें कह भी देते हैं। जैसे हरियाणा के विश्लेषण में वो कई बार मुझे खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस को ये समझना चाहिए था कि साथियों को कैसे अकोमोडेट करना है। पर आनंद जी, ये बात आप मानेंगे ना कि कई बार घमंड जो है इतना खेल कर जाता है कि आज तमाम छोटे साथी ये कह रहे हैं कि अगर हम भारी हैं तो तुम्हें एक बिंदु ना देंगे, हम एक नुक्ता ना देंगे हम। देखिए, ऐसा है रूबिका जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस पार्टी पर जो नजर बनाए ना, उस पर वही गाना फिट बैठता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में है, तो कांग्रेस को लगा कि समाजवादी के साथ अगर ये लड़ाई लड़े तो बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है। हाँ। उसके लिए बीजेपी के खेमे में बेचैनी का क्या कारण है? आइए युद्ध में, जो ताकतवर होगा वो जीतेगा। अरे 9 ही तो सीट है, कोई 500 सीट का तो बात नहीं है ना। जब आम चुनाव होंगे तो कांग्रेस अपने सम्मान के साथ लड़ेगी, लेकिन जब उपचुनाव होते हैं तब जीत देखी जाती है। क्योंकि अभी अभी अहंकार और तानाशाही की हार हुई है। 33 पर आ गए, 80 का ख्वाब देखने वाले। तो इस 33 पे आने वाले लोग प्लीज बेचैन न होइए। समाजवादी और कांग्रेस के बीच में जहर घोलने का काम न कीजिए। समाजवादी और कांग्रेस मिलजुल के कर लेगी, क्योंकि अभी अभी हमने तय किया है कि बीजेपी को हराना हमारा उद्देश्य है। तो उसमें बीजेपी क्यों ताक झांक करती है? यहाँ मिलजुल नहीं है ना, यहाँ तो बकायदा मिलझोल है। अरे भाई, भयंकर वाला। 2 विधायक हैं कांग्रेस के, जरा कुछ तो अरे राहुल गांधी जी की अखिलेश जी से बात हो गई, फिर भी आप लोग कह रहे हो मिलजुल नहीं। 2 विधायक क्या करें, एक प्रेस करवा देते हैं। दोनों नेताओं से कहते हैं प्रेस कर दो साथ में। मैं अपने मित्र आनंद जी को बताना चाहता हूं, उनको महाराष्ट्र की राजनीति की बहुत ज्यादा समझ है, पर उत्तर प्रदेश की बताना चाहता हूं। मंझावा पे कांग्रेस पार्टी का सिर्फ 1% वोट शेयर है रूबिका जी। कटहरी में सिर्फ 0.8% वोट शेयर है। फुलपुर में 0.7% वोट शेयर है। खैर के अंदर 0.6% वोट शेयर है। करल के अंदर ये चुनाव नहीं लड़े। कुंदरकी के अंदर सिर्फ 0.6% वोट शेयर है। तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो सिर्फ नोटा के बराबर है उत्तर प्रदेश में। तो आनंद दुबे जी महाराष्ट्र में इतना व्यस्त है तो उनको पता नहीं है कांग्रेस पार्टी 1 वोट एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर पा रही है, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने उनको बोल दिया कि राहुल गांधी कोई लीडर नहीं है। अरे भैया 1% वोट शेयर नहीं है, 5 सीटों पे बाहर है। हो सकता है कि 1% भी नहीं है, लेकिन कमजोर और समाप्त होना तभी दोनों में बहुत अंतर है। पार्टी है। जो आज कमजोर है कल वो ताकतवर बन सकता है, जो आज ताकतवर है कल वो कमजोर हो सकता है। यही तो राजनीति की खूबसूरती है। एक जमाना था कि 80 में से 72, 80 में से 63-65 पाने वाली बीजेपी 33 पे आ गई ना। नहीं, पर आनंद जी आपकी बात शायद प्रदीप जी नहीं सुने। आपने तो ये बात पहले ही कह दी कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ये समझ गई है और वो ये जानती है कि भाई यहाँ पर ये काम हम बेहतर कर सकते हैं, और इसीलिए वो राजी हो गई या राजी कर गई कांग्रेस को। प्रोफेसर यादव, अंदर की बात आप ही बता दीजिए ना, क्यों, मतलब क्या है, क्या कांग्रेस को आपने कैसे मनाया? चलिए यही बता दीजिए, कैसे मनाया कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। रूबिका जी, आप इंडिया गठबंधन की बात करिए, जिसका पार्टनर कांग्रेस भी है। अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो यानी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, तो उसमें कांग्रेस का सहयोग तो हमारे साथ है ही, कांग्रेस हमारे साथ है, कंधे से कंधा मिला के लड़ रहा है। ये देश की एक बड़ी लड़ाई है, इसको मैं बार बार कहता हूँ, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। देश की बड़ी लड़ाई में दल अपने आप को अगर बड़ा करके देखेगा तो वो लड़ाई पीछे छूट जाएगी। आज जो देश के सामने समस्या है उसको लड़ने के लिए इंडिया का एकजुट रहना बहुत जरूरी है, और उसमें एक सीट के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से देश को गुमराह करती रही तो पूरे देश को फर्क पड़ेगा। दूसरी बात आप कह रही थी, एक आपने कोट किया था कि घमंड बड़ी चीज है, तो मैंने तो सुना था पसंद बड़ी चीज है। घमंड तो दूसरी बात है।
दूसरी बात कह रहे थे हमारे सहयोगी कह रहे थे ये बात आपको जबरा तो- मारे रोने ना दे, ये बात आप जबरा पर मारे लागू नहीं होती है पूर्वांचल ना? के कहावत मैं भी कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, कह दो। बोले जबरा मारे रोने ना दे तो एक अधजल गगरी छलकत जाए। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के फैब्रिक के बारे में पता ही नहीं है। अच्छा। जिसको चुनाव जीतने के लिए आपको दंगा कराने की जरूरत पड़ जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो इसमें आने की जरूरत ही नहीं है। बताइए, 9 सीटें हारनी है भारतीय जनता बताइए पार्टी को। बताइए 9 में से कितनी सीटें, पहले इस पर चर्चा हो जाए। 9 में से कितनी सीटें ला हम रहे हैं? पिछली बार से ज्यादा सीटें जीते। हाँ। पिछली बार हमने 3 सीट जीती थी, टोटल एज अलायंस 5 जीती थी, उससे ज्यादा जीतने वाले हैं। जीत मतलब 100% 6 ऊपर जाने वाले हैं। 100%। अब मैं इनके ऊपर इनसे एक चीज कहूंगा, या कम से कम गोपाल मिश्रा के परिवार से तो मिल लेते वोट बैंक के चक्कर में। हमको उत्तर प्रदेश के समझ अखिलेश यादव जी एक भी चुनाव जीते जब से वो चुनाव, अच्छा बताइए, एक भी चुनाव जीते हैं वो विधानसभा? आप हमको तो समझे, हमने तो 2 बार अखिलेश यादव जी को हरा दिया, लोकसभा में हरा दिया। कौन सी बार अखिलेश यादव जी हमारे अगेंस्ट जीते चुनाव? नाम बताइए, चुनाव का नाम अब सुन बताइए। लीजिए, पहली बात का जवाब देता हूँ गोपाल मिश्रा जी वाला। ये जो भारतीय जनता पार्टी नहीं, मिले क्यों नहीं जिसने थे परिवार हत्या के लिए जिन्होंने हिंसा का सहारा लिया, कैसी बात है? क्या ये हत्यारे कह रहे हैं? अब सुनिए, आपके विधायक ने कहा भाई, आपके विधायक ने कहा, वहाँ पे देख के भी बात कर सकते हैं आप। आपके विधायक ने कहा है, आपके विधायक ने कहा। अरे मेरे क्या कोई आपके विधायक ने कहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन में है? जैसे मुजफ्फरनगर दंगे के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिन तक अरे विधायक आपका निलंबित हुआ है, विधायक आपका निलंबित हुआ है। विक्रम सैनी किसका विधायक है? विक्रम सैनी किसका विधायक है? गोपाल मिश्रा विक्रम सैनी किसका विधायक है? मुजफ्फरनगर बताइए। मिश्रा के परिवार से खतौली का विधायक विक्रम सैनी किस पार्टी का है? गोपाल मिश्रा के सदस्यता परिवार खत्म से हो गई है, हो गई दंगे ना? में अब सदस्यता बताइए खत्म हुई गोपाल है। मिश्रा के अब परिवार कौन से कब जिम्मेदार है मिले? बताइए। गोपाल मिश्रा के परिवार से क्यों मिले? नहीं जवाब देंगे। गोपाल मिश्रा के हत्यारे, हाँ, गोपाल मिश्रा के अब हत्यारे। सुनिए, गोपाल मिश्रा के हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर आके ये बोलने लगे, नहीं नहीं बताइए, नहीं आप बोलने नहीं नहीं बोल रहे, धर्मेंद्र जी, ये कोई आपका झूठ बाप नहीं नहीं चलेगा। धुलेगा। मोहित आपने खान जो की दंगा पार्टी करवाया, नहीं वो बाप बोलेगी। आपका नहीं 14 धुलेगा। साल की बच्ची का सुनिए रेप करने पहले। वाले मोहित खान को अभी तक लाल टोपी सुनोगे लगाई है नहीं। आपने? आपने ऐसा जो पाप नहीं, किया है, उसका ऐसा पाप नहीं। नहीं ना धुलेगा। धर्मेंद्र जी, गोपाल मिश्रा के इतना बड़ा परिवार से पाप आप जो इसीलिए किया है, नहीं वो मिले नहीं क्योंकि धुलेगा, आपको मैं वोट आपको बैंक बता की रहा हूं समझ मैं। है, वोट गोपाल बैंक मिश्रा की का समझ परिवार है। जानता अरे है, गोपाल मिश्रा का उसकी परिवार पत्नी को जानता है कि विधवा करवाने का समाजवादी श्रेय आप पार्टी लोगों उसके को साथ जाता इसलिए है। नहीं की उसकी क्योंकि माँ के आप बेटे को क्योंकि छिनवाने का आप श्रेय वोट आपको बैंक जाता कर रहे है। हैं, आप वोट बैंक कर रहे सुनिए, हैं, आप वोट बैंक कर रहे सुनिए, हैं। आपने सुनिए, नहीं बताया, आपने अभी तक नहीं सुनिए, बताया गोपाल मिश्रा के सुनिए, परिवार से सुनिए, क्यों इसको मिला। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? आप दोनों को 30-30 सेकंड देती हूँ, इधर उधर मत जाइएगा, ठीक है? प्रोफेसर यादव, अपने मूंछों पर ताव लगाइए और मुझे ये बताइए कि इन 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश के कौन-कौन लोग आपको वोट करेंगे? नेम देम, कौन-कौन आपको वोट करेगा? समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर इस प्रदेश का नौजवान जो नौकरी के लिए भटक रहा है और आज तक नौकरी नहीं मिली, जिसके आरक्षण खाए जा रहे हैं, पीडीए परिवार का एक एक आदमी मुझे वोट देगा, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट देगा। किसानों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने धोखा 2014 से किया और आज तक करती रही है, 750 किसानों की शहादत हो गई, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक लाइन नहीं बोला। 750 लोगों की जिंदगी एक लाइन के बराबर लाके खड़ा कर दिया देश के एक प्रधानमंत्री सेकंड, जी। फिर आपने गड़बड़ कर दी ना। सुनिए, आप कह रहे हैं नौजवान आपको वोट करेगा, आपने कहा किसान आपको वोट करेगा, पर यही रटा रटाया भाषण तो आप हरियाणा में भी दे रहे थे, फिर क्या हुआ? नहीं, हरियाणा में आपने देखा नहीं क्या हुआ? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अगर बेईमानी नहीं करती तो फुल फ्लैश इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली थी। कौन सी बेईमानी? मैं बता रहा हूँ कौन सी बेईमानी। अगर चुनाव आयोग आंकड़ों को अगले दिन प्रसारित नहीं करता है तो ये बेईमानी है। अगर अगले दिन आपके चुनाव आयोग का डेटा 3 दिन बाद बदल दिया जाए, वो बेईमानी है। ये हमारा जो फॉर्म 17C है उसके बारे में जानकारी नहीं देना बेईमानी है। क्यों नहीं बेईमानी है बताइए? अभी हर्षवर्धन जी ने कहा था वो बच्चों के साथ ही ये काम हो सकता है। आप लोग बच्चे हैं, हाँ? तो एक सेकंड, आप सुनिएगा। मुझे ये बताइए, आपको 37 सीटें कैसे मिल गई? यही 43 कैसे मिल गया? कैसे मिल गया लोकसभा? एक लाइन जरूरी है। अब सुनिए, मैं एक फैजाबाद अगर भारतीय जनता पार्टी की ताकत होती कि वो बेईमानी कर सकती है तो आनंद जी फैजाबाद बस हारती आपके हो। हर दूसरे दिन फैजाबाद लेकर नहीं, अब आपको प्रूव करना ये पड़ेगा। संभव आपने ना है। और इस मुझे- तरह से झूठ बोलना, इस तरह से रखा हुआ गणतंत्र आपने का चुनाव मजाक आयोग बनाना का। बंद करना चाहिए। प्रोफेसर यादव, मजाक बना के रखा हुआ है मैं आपने। प्रूव करूंगा। आप सुनिए, जीते मुझे तो 10 कुछ सेकंड नहीं दीजिएगा। बोलेंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा। चलिए, मैं और जवाब जहाँ करूंगा। गड़बड़ होती है तो कहते हैं चुनाव आयोग सुन लीजिए, कैसे ले आए आप लोग? मैं फिर कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कैसे 400 पार वाले नारे की आपने हालत खराब कर दी? अब सुन अगर लीजिए। चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा था, अब सुन- अयोध्या वाली सीट जिस पर ऐसे इतराते हैं, घमंड करते हैं आप, कैसे आप जीत जाते अगर चुनाव आयोग को इन्हीं को जिताना था तो? 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, अनइंटरप्टेड दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र मैं बता रहा हूँ, बेईमानी के बता रहा हूँ। बेईमानी करने के तरीके होते हैं। क्रिकेट का एग्जांपल लेके बताऊंगा, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप LBW आउट होते हैं तो बेईमानी करने की संभावना है। अगर आप रन आउट होते हैं तो बेईमानी करने की संभावना है। अब सुन लीजिए, अगर आप कैच आउट होते हैं तो बेईमानी करने की संभावना है। लेकिन अगर क्लीन बोल्ड होते हैं तो बेईमानी करने की संभावना नहीं है। 37 सीटें उत्तर प्रदेश, सुनिए,
37 सीटें ऐसी हैं जिसमें क्लीन बोल्ड हुई है भारतीय जनता पार्टी और जीतों का अंतर इतना ज्यादा है कि बेईमानी करने का मौका नहीं मिला उसमें। प्रोफेसर साहब आप लोग पहली बात, ये क्रिकेट जो आप कर रहे हैं ना सर, का पहाड़ हो गया अब तो, ये तो कमाल हो क्रिकेट में कुतर्क लगने लगा आपको, नहीं ये क्रिकेट में लगने लगा। आप कोई भी तर्क लाइए, आपका बढ़िया तर्क है, बताइए ना। क्रिकेट का तर्क लाइए तो कुतर्क हो गया। दूसरी बात, पहली बात प्रदीप जी आ रही हूँ मैं 20 सेकंड में। हर्षवर्धन जी, रूबिका जी क्रिकेट का तर्क लाएं, फुटबॉल का लाएं, वॉलीबॉल का लाएं, लेकिन भैया अंत में तो ईवीएम मशीन है ना, और ईवीएम मशीन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर किसी को संदेह है हमारे पास आइए, हम उसकी रिकाउंटिंग कराएंगे। क्यों नहीं जाते हैं ये लोग? और जो रैंडम सिलेक्शन होकर वीवीपैट तो सब में लगी है, क्यों नहीं उसकी बात करते हैं? और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कोई मिसमैच हुआ, आज तक ये सिर्फ अफवाह फैलाई जाती है, झूठ बोला जाता है। 37 सीटें जीतते हैं तो वो एकदम इनका बढ़िया है, जैसे ही जहां हारने की नौबत आती है यही कहानी बार बार होती है। हालांकि जम्मू कश्मीर से इसी ईवीएम से जीतकर अब्दुल्ला साहब अभी अमित शाह और अरे सर मुझे देखिए यही मेरी दिक्कत है, यही मेरी दिक्कत है। आप लोग जीत जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग हार जाए तो आप लोग गेम को ही झूठा करार देते। ऐसा मत कीजिए ना प्रोफेसर यादव। प्रदीप भंडारी जवाब दे। रूबिका जी, अब मैं इनको 1.5 मिनट से सुन रहा था, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। इनको दिक्कत यही है कि उत्तर प्रदेश आज जीडीपी में सेकंड नंबर पे स्टेट पे पहुंच चुका है, जो इनके समय में पीछे जाता था। इनको दिक्कत यही है कि 45 दिन में जब अखिलेश यादव जी का शासन था तो 699 मर्डर होते थे। इनको दिक्कत यही है कि आज पुलिस वाले और अधिकारी जो है वो नेताओं के कदमों में नहीं बैठते, जैसे सफाई के अंदर वो पीटे जाते थे और अखिलेश यादव जी के कदमों में आईजी बैठते थे। मुझे बताइए रूबिका जी, ईवीएम की बात ये करते हैं, ये झूठे लोग हैं। जब चुनाव आयोग ने सब पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज करा था आप ईवीएम को हैक करिए, एक राजनीतिक दल आगे नहीं आया था। 6 बार ये सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं और एक भी बार प्रूव नहीं कर पाए। और जयराम रमेश ने, आपको याद है रूबिका जी, जब लोकसभा चुनाव थे क्या कहा था कि 100 डीएम को जो है होम मिनिस्टर अमित शाह फोन कर रहे हैं, उसके बाद जब उनसे प्रूफ मांगा गया तो अभी तक उन्होंने प्रूफ नहीं दिया। ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं और ये चाहते हैं कि ईवीएम इसीलिए हटे जिससे कि बैलेट बॉक्सेस को लूट सके, जैसे कि ये यूपी और बिहार में पहले किया करते थे। ओके आनंद दुबे जी, क्या ये ईवीएम पर बार बार इस तरीके से मतलब झूठे आरोप लगाना शोभा देता है बड़ी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टियों को? रूबिका जी, पूरे ईवीएम के सिस्टम पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जब अमोल कीर्तिकर को 48 वोटों से जीतने के बाद हरा दिया जाता है तब ये होता है कि क्या हो रहा है। अरे भाई, पहले एक व्यक्ति जीत जा रहा है, फिर 600 वोटों से भी रिकाउंटिंग में उसको 48 वोटों से हार घोषित करने पड़ रहे। तो ये सब चीजों को है, विवाद है, लेकिन इस विवाद को सुलझाया जा सकता है। ये पूरी कोई सिस्टम पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा है। लेकिन जब चुनाव आयोग कह देता है कि असली राष्ट्रवादी अजीत पवार की, इन्होंने राष्ट्रवादी की स्थापना की थी, इनका चुनाव चिन्ह घड़ी है, तब लोग पूछते हैं कि भाई चुनाव आयोग महोदय 1999 में राष्ट्रवादी बनी थी, तब तो अजीत दादा पवार केवल एक विधायक हुआ करते थे, उनके चाचा श्री पूर्व मुख्यमंत्री ने वो पार्टी बनाई थी। ये सब भी आप भूल नहीं सकते। और रूबिका जी, एक मिनट, अभी हम चुनाव में जा रहे हैं, हमारा नया नाम है, नया चिन्ह है, अंदाज वही पुराना है, अपने महाराष्ट्र राज्य को तानाशाही अहंकारियों से बचाना है। तो हम तो यही कहेंगे ना कि चुनाव आयोग महोदय, जो गलतियां आपने अतीत में की है वो कम से कम वर्तमान और भविष्य में आप न कीजिए। अगर ईवीएम में बार-बार सवाल उठता है, कुछ मशीनों पे प्रश्न है, तो आपको बताना चाहिए ये कौन सा गलत बात है। क्या विपक्ष को नहीं पूछना चाहिए? 5000 वोटों से हारी, ईवीएम का भगवान हो गया। वो बाहर आकर वो ये कह रही थी कि मुझे चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, मुझे ईवीएम 5000 वोटों से मात्र हारी थी। ऐसे तो बहुत सारी जगह है जहां पर आप में और बीजेपी में अंतर रहा था 10,000 वोटों का। ऐसी बहुत सी जगह है जहां 50,000 का अंतर रहा है। सीपी जोशी एक वोट से हारे सर। रूबिका जी, मध्य प्रदेश कभी कोई सवाल नहीं खड़ा करता है। मध्य प्रदेश 2018, अरे हारना अलग है, हरवा देना अलग है। पहले ये चीज क्लियर करिए, कोई व्यक्ति 600 वोटों से जीत चुका है और बाद में 48 वोटों से हरा देंगे दबाव से, तो क्या सेटिंग की आपने? क्या सेटिंग की है? सीसीटीवी फुटेज आज तक नहीं आए, अधिकारियों को आज तक दोषी नहीं ठहराया गया, आज तक उसकी जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ, तो जनता पूछे नहीं। आनंद जी, मैं कह रही हूँ आप प्रदीप भंडारी को तथ्यों के आधार पर, नीतियों के आधार पर, लॉजिक के आधार पर सूली पर लटका दीजिए। देश की जनता ये पसंद कर ले कि अगर इन्होंने कुछ गलत किया है, प्रदीप भंडारी और भारतीय जनता पार्टी को तथ्यों के आधार पर, नैतिकता के तौर पर आपने सूली पर टांग दिया। पर सर, आप दूसरी संस्थाओं, मतलब आप लोग हारते हैं तो हरवाते हैं, प्रदीप भंडारी की पार्टी हारती है तो हारती है, जनता हराती है। मतलब आपका कहना है रूबिका जी, आपका कहना है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं होता है। वेरी गुड,
बात खत्म हो गई, गोल पोस्ट निर्णय हो गया इन्होंने। अब आपने शिफ्ट कर दिया। ये पहले देखिए चुनाव आयोग का रुखिया, निर्णय इतने मैं आसानी ईडी से सीबीआई पर नहीं चर्चा दिए करने को जाने तैयार हूं, चाहिए। पर चुनाव आयोग की बात कीजिए ना आप। चुनाव आपने कहा हरवाते हैं, कैसे हरवाते हैं? चुनाव आयोग कैसे कह सकता है कि शरद पवार जी की राष्ट्रवादी नहीं है? चुनाव आयोग कैसे कह सकता है कि उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना नहीं है? अब सुप्रीम कोर्ट आ चुनाव गया, आयोग नहीं कहा ना। मतलब पहले आपने चुनाव आयोग को कटघरे में लिया, फिर आपने उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दिया। सर, भारतीय जनता पार्टी को कीजिए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस चक्कर में आप लोग देश की संस्थाओं को काहे बदनाम कर देते हैं? हर्षवर्धन जी, सिर्फ 10 सेकंड। हम लोग बार बहुत बार बड़े आनंद राष्ट्रभक्त दुबे जी हैं। कह रहे हैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आनंद हम जी, लोग हैं। स्ट्रैटेजी गलत है, आप ये 10 सेकंड समझिए। जरा सुन लीजिए। ओके, हमने बार बार बीजेपी को आप कह रहे त्यागा हैं है, कि हमने कैसे राष्ट्रभक्ति पार्टी नहीं तय त्यागी कर है, दी। हमने हिंदुत्व नहीं त्यागा है। कांग्रेस पार्टी एलन ऑक्टोवियो ह्यूम ने शुरू की थी। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी तक आते आते कितनी पार्टियां टूटी हैं कांग्रेस की, मुझे भी याद नहीं। आप भी अगर एक सांस में बता जाए तो मैं मान लूंगा कि आप बहुत बढ़िया से याद रखते हैं कांग्रेस को। और जो कांग्रेस आई हुई वो भी जरा बता दीजिए। कांग्रेस आर हुई, ओ हुई और क्या क्या हुई। तो पार्टी तो ऐसे ही तय होती है। स्थापना तो ए.ओ. ह्यूम किए थे, तो उनके वंशज आके कहें कि नहीं नहीं कांग्रेस पर तो हमारा कब्जा है, ये बाकायदा पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन से होता है। मतलब संगठन का कोई सम्मान नहीं, ठीक नहीं रखता। मतलब लोकतंत्र में जनता जनार्दन कोई महत्व नहीं रखता। अरे जनता जनार्दन ताकत की चलती है ना, हुकूमत जिसके पास है उसकी चलती है ना। तो आप तो इतने बुद्धिजीवी पत्रकार हैं त्रिपाठी जी, आप इतने अनुभवी हैं, आपने निर्णय दे दिया। आप तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए। आप तो जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रखा है वो भी आप निर्णय सुना दिए अभी आप बैठ के। अरे ये तो हम कहां सुना रहे, यही तो चाहते हैं ना सुप्रीम कि जो कोर्ट पर टिप्पणी कर महाशक्तियां रहे हैं उन्हीं के पास पूरा मैंने सब तो कुछ यही रहे। कहा कि जो सामने नियम होगा कानून उसी न के रहे। आधार पर तय होगा। सुशी बहन, भाई इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर तो वो सुशी बहन, मतलब जनता का सम्मान नहीं। सुशी बहन, आप आनंद दुबे, सुशी बहन, आनंद दुबे को आज आप क्या जवाब देंगे? वो ये कह रहे हैं कि इस पुरानी पार्टी को, बाला साहेब ठाकरे की पार्टी को अगर किसी ने तोड़ा है तो वो प्रेशर ने तोड़ा है, ईडी सीबीआई ने तोड़ा है। शिंदे को लालच देकर आप लोगों ने यूबीटी और शिंदे गुट बना दिया है। क्या जवाब देंगे आज आप मुझे ये बताइए कि उनके कार्यकाल में जो 2.5 साल उनका कार्यकाल था, उनके खुद के होम मिनिस्टर को जेल में डाला गया था। तब किसकी सरकार थी? तब उद्धव ठाकरे जी थे चीफ मिनिस्टर। खंडनी के आरोप में डाला क्या नहीं उसको जेल में। दूसरी बात, हिरेन वजीर करके एक भयंकर ईडी सीबीआई का केस था वो भैया, वो राज्य सरकार के अधीन नहीं होता। आपके थे ना, सुशी बहन जी, कितने जर्नलिस्ट को आपने जेल में डाला? राहुल कुलकर्णी को जेल अरे में किसी डाला। को जबरदस्ती अर्नब फंसा देंगे, गोस्वामी फिर वो बाहर आके डाला। पुस्तक लिख क्या रहा है, नीति उस की पुस्तक में बात आपका करें? भांडा फोड़ रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। बयानी मत करो। नहीं नहीं, आनंद रूबिका जी, आई शुड बी अलाउड टू स्पीक। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल देशमुख की पुस्तक आई है ना, भेज दूंगा कुरियर से आपको, फिर शुरू हो पढ़ गए, लीजिएगा। फिर शुरू हो गए भाषण आपका। आप मुझे ये बताइए, उनके खुद के चीफ मिनिस्टर ने उनके खुद के होम मिनिस्टर को जेल में डाला था। जर्नलिस्ट को किसको अर्नब गोस्वामी को किसने जेल में डाला था? राहुल कुलकर्णी को किसमें जेल में डाला था? यानी आप क्या बात करें? हिरेन वजीर को जो एक गुंडा है, मतलब हम लोग सरकार में आके जेल में डालते हैं लोगों को। अभी आप बोलने ही नहीं देते हो, आप ही भाषण करते रहते हो। उनको क्यों आपने वापस पुलिस फोर्स में लिया? जब देवेंद्र फडणवीस सीएम थे, हकालपट्टी की थी उनको, आपने उसको पद दिया, शिवसेना में बकायदा मेंबर किया। और वो ही हिरेन वजीर ने एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पर बॉम्ब डाला था। एक हिरेन, वो मनसुख हिरानी नहीं, पर वो किताब का भी तो चर्चा कर रहे हैं ना, वो किताब की बात भी तो कह रहे हैं कि भंडा फोड़ा था प्रदीप भंडारी लास्ट 10 सेकंड से। रूबिका जी, आनंद दुबे की पार्टी डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रही है, अभी से ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे, चुनाव आयोग पे सवाल उठा रही है, क्योंकि उनको पता है जनता इनके साथ नहीं है। और 23 नवंबर को आप लिख के रख लीजिएगा, अगर नतीजे इनके पक्ष में नहीं आएंगे तो ये ईवीएम पे, चुनाव आयोग पे टीका पोतेंगे। और ये 100 करोड़ के वसूली वाले लोग हमें ना बताएं महाराष्ट्र की जनता किसके साथ में बनना है। 100 करोड़ का वसूली करा के चलाते जाने आपके लोग। अरे हम सरकार बनाने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत में सरकार लाने वाले हैं, आप नेता प्रतिपक्ष होने वाले हैं, आपके लोग विधायक नहीं बन पाएंगे, आप चुनाव नहीं लड़ा लेंगे, हम पर टिकरा पोतेंगे, ऐसे नहीं चलता प्रदीप भंडारी जी। आपको जो बोलना है सच बोलना पड़ेगा, वरना झूठ नहीं चलेगा। इस चैनल का बहुत बड़ी मर्यादा है, पूरा देश देखता है, ऐसे कैसे हो सकता है? आपका कॉन्फिडेंस देश की जनता को पसंद है। महाराष्ट्र में कोई झुकने को तैयार नहीं है और जनता पर उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए तो नतीजों के लिए आनंदित वो दिन होगा कि कौन किसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। 23 नवंबर वो तारीख है
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया में जुड़ने के लिए, गूंज देखने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।